नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है जीतेंद्र। आज ईएसआईसी में जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुए हैं, अमेंडमेंट रेगुलेशन 10A, उसमें क्या हुआ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही मैं आपको ईएसआईसी के बारे में नई नई जानकारी देते रहूँगा। क्या देखेंगे आज की वीडियो में कि रेगुलेशन 10 क्या है, इसमें जो चेंजेस किए गए हैं, जो अमेंडमेंट लाई है वो क्या है। हम समराइज करेंगे कि नए प्रावधानों का क्या मतलब निकलता है और इसका क्या परिणाम होगा। रेगुलेशन 10 किससे संबंध रखता है? रेगुलेशन 10 लोकल कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन है। ईएसआईसी जहाँ पे लागू है या जहाँ पे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स है, वहाँ पे ईएसआईसी लोकल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करता है। लोकल कमेटी का काम, उसमें कौन मेंबर होंगे, वो कब क्वालिफाई होंगे, मीटिंग कब होंगी, कोरम कितना होगा, ये सब चीज़ें रेगुलेशन 10 में दी गई है। पहले तो जानते हैं लोकल कमेटी है क्या। लोकल कमेटी एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर और ईएसआईसी राज्य सरकार के जो प्रतिनिधि और वैद्यकीय सेवा देते हैं, उनकी एक समिति है। ये लोग मिलते हैं साल में कम से कम 3 बार और उसमें चर्चा करते हैं ईएसआईसी से संबंधित मामलों पर। ये सभी मामले स्थानिक होते हैं। इसका उद्देश्य होता है कि ये एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर और ईएसआईसी और वैद्यकीय सुविधा, इन चारों में कोऑर्डिनेशन हो और जो भी समस्याएं हैं इनके सामने आपस में चर्चा करके उनको सुलझाने की कोशिश करें। ईएसआईसी से संबंधित मामलों पे ये सिफारिश भी कर सकती है ऊपर के कार्यालयों को, या जो कंप्लेंट ये रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं तो ऐसी कंप्लेंट्स हायर लेवल पे पास ऑन करना भी लोकल कमेटी का काम है। और अगर रीजनल ऑफिस या हेडक्वार्टर जैसे ऑफिस से कुछ आता है कि लोकल लेवल पे इसका हमें फीडबैक दीजिए या इस सिचुएशन के ऊपर काम करके हमें बताइए, ऐसे कुछ संदर्भ अगर इसको प्राप्त होते हैं हायर ऑफिसर से या हायर बॉडीज से, तो उसके ऊपर काम करके उसको सलाह देना या उसके ऊपर अपना मत प्रस्तुत करना, ये सब काम लोकल कमेटी करती है। 2016 से ईएसआईसी ने एक्सपांशन शुरू कर दिया है। पूरे भारत के सभी जिलों में ईएसआईसी लागू करने का सरकार ने उद्देश्य रखा है और जैसे जैसे ईएसआईसी की सुविधाएं या ईएसआईसी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये सब चीज़ें जो लोकल लेवल पे थी, इसको भी थोड़ा सा ब्रॉडर करना पड़ेगा। तो उसके अनुसार ये सब चेंजेस लाए जा रहे हैं। जैसे लोकल कमेटी थी तो जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स थे वहाँ पे ही ईएसआईसी लागू होता था और वहीं के लोगों को लोकल कमेटी में भागीदार बनाया जा रहा था, या वो सीमित रही थी उन छोटे छोटे क्लस्टर्स के लिए। अब ईएसआईसी जैसे पूरे डिस्ट्रिक्ट में लागू हो जाएगा तो इस हिसाब से लोकल कमेटी की भी व्याप्ति और उसमें जो सदस्य हैं उनकी संख्या भी विस्तृत करनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से ये चेंजेस किए गए हैं। रेगुलेशन 10A1, रेगुलेशन 10A2, रेगुलेशन 10A3, रेगुलेशन 10A4 और रेगुलेशन 10A9 रेगुलेशंस चेंजेस हुए हैं। हम एक के बाद एक देखेंगे कि ये रेगुलेशंस क्या है और चेंजेस क्या लाए गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चेंज जो है इसमें कि जो लोकल कमेटी होती थी उसकी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दी गई है। तो जैसे आप देख सकते हो स्लाइड में, पहले लोकल कमेटी का चेयरमैन रीजनल बोर्ड जो है स्टेट का, वो नॉमिनेट करता था। अभी रीजनल डायरेक्टर ऑफ ईएसआईसी चेयरमैन नॉमिनेट करने वाले हैं। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट अपना ऑफिशियल नॉमिनेट करती थी, तो ये तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो वैसे ही रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर उस विभाग का लोकल कमेटी का मेंबर हुआ करता था, अब वो मेंबर नहीं है। पहले एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 4 हुआ करते थे और वो भी एम्प्लॉयर्स की जो रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशंस है उससे आते थे। तो अब इनकी संख्या 6 कर दी गई है। ये 6 मेंबर्स जहां से आएंगे उसका भी विभाजन कर दिया गया है। 2 मेंबर्स एमएसएमई से आएंगे, 2 मेंबर्स जो एम्प्लॉयर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन ईएसआईसी को भर रहे हैं उनसे नामित होंगे और 2 मेंबर्स एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन है उनसे आएंगे। ईएसआईसी लोकल कमेटी पे आने वाले मेंबर्स जो है उनकी संख्या बढ़ा दी गई है और वो कहाँ कहाँ से आएंगे उसको थोड़ा ज्यादा व्यापक बना दिया गया है। पहले नॉमिनेशन चेयरमैन ऑफ द रीजनल बोर्ड करते थे, अब ये रीजनल डायरेक्टर नॉमिनेट करेंगे एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव के। बाद में एम्प्लॉयज रिप्रेजेंटेटिव जो है श्रमिकों के प्रतिनिधि, तो इसमें भी पहले 2 से लेकर 4 तक मेंबर हुआ करते थे, अब ये 6 हो गए हैं। इसमें भी एमएसएमई के 2 और एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन से 2 और जो एम्प्लॉय सबसे पुराने पीरियड से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ऐसे 2 एम्प्लॉय, उन सबको लोकल कमेटी का मेंबर बना दिया गया है और ये सब रीजनल डायरेक्टर नामित करेंगे इनको। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पहले लोकल ऑफिस के जो मैनेजर हुआ करते थे वो लोकल कमेटी के सेक्रेटरी हुआ करते थे, ये जनरल तौर पे था। तो अब डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज ऑफ द कॉर्पोरेशन फॉर कंसर्न डिस्ट्रिक्ट विल बी एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी ऑफ द
लोकल कमेटी। तो लोकल ऑफिस मैनेजर से थोड़ी हायर अथॉरिटी यहाँ पे लोकल कमेटी के सेक्रेटरी करके काम देखेगी। तो ये भी एक बदलाव है। इसमें एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव से और 2 मेंबर नामित हो सकते हैं अगर ऐसा लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयज की या एम्प्लॉयर की ऑर्गेनाइजेशन छूट गई है तो। और उसका नॉमिनेशन चेयरमैन ऑफ द रीजनल बोर्ड करेंगे और उनको सूचित रीजनल डायरेक्टर करेंगे। ये एक प्रोविजन आई है। मेजर बदलाव ये हुआ है। अब हम देखेंगे रेगुलेशन 10(a)(2) में क्या हुआ है। तो इसमें भी पहले हुआ करता था कि रीजनल बोर्ड नोटिफाई करता था कौन मेंबर्स नॉमिनेट हुए हैं। अब रीजनल डायरेक्टर को ये अथॉरिटी दी गई है। रीजनल डायरेक्टर ऑफ ESIC विल नॉमिनेट द मेंबर्स और उनका कार्यकाल जो भी है 3 साल का होगा। वो पहले भी 3 साल का ही था, उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। रेगुलेशन 10(a)(3) इसमें भी बदलाव जो लाया गया है, इसमें रेजिग्नेशन ऑफ द मेंबर ऑफ लोकल कमेटी। तो वो रेजिग्नेशन देगा अपने रीजनल डायरेक्टर को। पहले वो चेयरमैन ऑफ मेडिकल बोर्ड हुआ करता था। रेगुलेशन 10(a)(4) जो है, इसमें डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। इसमें भी पहले जहाँ पे चेयरमैन रीजनल बोर्ड था उसको हटा के रीजनल डायरेक्टर कर दिया गया है। तो डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया 2-3 दिए गए हैं, जैसे एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग लोकल कमेटी के अटेंड नहीं करती तो उनको हटा दिया जा सकता है कमेटी की मेंबरशिप से। और अगर रीजनल डायरेक्टर साहब को ऐसा लगता है कि 3 बैठकों में एब्सेंट होने के लिए कुछ बहुत ही ज़रूरी कारण था जिसको टाला नहीं जा सकता था, तो ऐसे मेंबर को वापस वो कमेटी के मेंबर करके रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो ये रेगुलेशन 10(a)(4) में प्रोविजन की गई है। डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और भी एक है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन से नामित होके कुछ लोग आते हैं, अगर उन्होंने वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी या दूसरे कुछ कारण हुए कि वो उस संगठन का वो प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में उनकी मेंबरशिप भी हटाई जा सकती है। तो ये भी अधिकार रीजनल डायरेक्टर को दिए गए हैं। ये रेगुलेशन 10(a)(4) है। रेगुलेशन 10(a)(9) में जैसे पहले हमने देखा, रेगुलेशन 10(a)(1) में एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर जो थे स्टेट के, वो एक नामित मेंबर थे लोकल कमेटी के। अब वो नामित मेंबर नहीं है, तो यहाँ पे नॉमिनेटेड अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, ये जो शब्द रेगुलेशन 10(a)(9)(b) में आ रहा था तो वो हटा दिया गया है। तो रेगुलेशन 10(a)(9) अभी कहता है कि लोकल कमेटी अपने जो भी शिकायत है वो क्षेत्रीय निदेशक को, या अगर शिकायत वैद्यकीय मामले से संबंधित है तो राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधिकारी को संदर्भित कर सकती है। तो ये नामांकित अथॉरिटी, नॉमिनेटेड अथॉरिटी, ये शब्द हटा दिया गया है। तो जैसे आपने देखा रेगुलेशन 10(a)(1) में जो हुआ उससे लग के जो भी प्रावधान है वो सब चेंज किए गए हैं यहाँ पे, और इसका बहुत ही अच्छा परिणाम आएगा। इससे क्या फायदा होगा ESIC को? तो इससे फायदा तो बहुत होगा, क्योंकि लोकल कमेटी में पहले कम मेंबर्स थे, अभी बहुत ज़्यादा मेंबर आ गए, तो ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा ESIC के लोकल कमेटी में। 2 या 3 मेंबर पूरे ज़िले को प्रतिनिधित्व दे पाना मुश्किल था, तो अब 6-6 मेंबर आ रहे हैं एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स से, तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से नियोक्ताओं को और श्रमिकों को प्रतिनिधित्व दे पाएंगे। MSME जो बहुत बड़ा सेक्टर है ESIC के लिए या श्रमिकों के लिए, इसको डेडिकेटेड पार्टिसिपेशन दिया है इस अमेंडमेंट ने। MSME के रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉयर्स के भी और एम्प्लॉयज के भी, उनको ज़्यादा जगह देने से MSME की जो समस्याएं हैं वो ज़्यादा मदद कर पाएंगी ESIC से। जो भी नियोक्ता ESIC को बहुत ज़्यादा योगदान दे रहे हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, तो वैसे ऑर्गेनाइजेशंस को ESIC के प्रशासन या ESIC की पॉलिसीज या ESIC से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनमें अपनी बात कहने का मौका मिलेगा लोकल कमेटी की मीटिंग्स में। तो पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, वो अगर किसी एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स थे तो ही उनको मेंबर के तौर पे लोकल कमेटी में भाग लेना पॉसिबल था। अब उनको 2 जगहें रिजर्व करके रख दी। बाद में जहाँ जहाँ चेयरमैन रीजनल बोर्ड शब्द था उसको हटा के रीजनल डायरेक्टर शब्द लाया गया है। तो इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि जो क्षेत्रीय निदेशक है ESIC के, उस पूरे राज्य की देखरेख उनके अंदर होगी। और चेयरमैन रीजनल बोर्ड जो होते थे वो स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी ज़्यादा ध्यान ना दे पाए, लेकिन यहाँ पे ESIC के अधिकारी सीधा लोकल लेवल पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, नॉमिनेट कर रहे हैं उनको, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, तो उससे जो भी समस्या है उनको सुलझाने का मौका और चांसेस दोनों ही बढ़ जाते हैं।
पहले जो मैनेजर थे उससे बेहतर पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो इंचार्ज है, हायर लेवल ऑफिसर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज सीधा इन समस्याओं का निवारण करेंगे, इन समस्याओं को सुनेंगे और लोकल कमेटी की मीटिंग कब रखनी है, कैसे रखनी है, सब चीज़ों की बागडोर संभालेंगे। तो इससे भी बड़े अधिकारी लोकल लेवल पे आके समस्याओं पे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो उससे ईएसआईसी का जो कामकाज करने का तरीका है वो ज़्यादा आसान हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाता है, पॉलिसी मेकिंग ईजी हो जाता है और ज़्यादा रेलेवेंट बनता है। तो इस तरीके से ये सब अमेंडमेंट जो है ईएसआईसी के लाभार्थियों को और ईएसआईसी में जो भी एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयर है उनको सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो धन्यवाद। मुझे यकीन है आपको वीडियो से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। ऐसे ही मैं आपके सामने ईएसआईसी से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। मेरा अगला वीडियो सिकनेस बेनिफिट के ऊपर होगा। जुड़े रहिए मेरे साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।